इसी के कारण क्या होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ मतलब नियम, प्रिंसिपल्स, कुछ थ्योरीज होंगी। केमिकल कॉम्बिनेशन सीधी सी बात है, कुछ लॉ होंगे जो हमें ये बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो कैसी रही है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लिखिए इसमें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लिखिए हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसमें लिखिए लॉज which tells how any chemical reaction takes place laws which tells how any chemical reaction takes place called law of chemical combinations, called law of chemical combinations. Laws which tells how any chemical reaction takes place called law of chemical combination. ऐसे नियम, ऐसे प्रिंसिपल जो हमें ये बताएंगे कोई रिएक्शन कैसे हो रही है, उसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना। आप लाइन चेंज करके लिखिए, दीज आर जनरली 5 टाइप्स। जनरली की बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन उन बहुत सारे में से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ हैं वो हमारे 5 हैं। दीज आर जनरली 5 टाइप्स। इन पाँचों के लिख लेते हैं और बढ़िया छोटे छोटे से सिंपल से लॉ हैं वो पढ़ना चालू करते हैं, है ना। एक आध लॉ तो पक्का क्वार्टरली एग्जाम में आ ही जाता है इससे। देखो इस चैप्टर से हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या सीखना है, इसके पहले जो आपने सीखा वो सीख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी हमने प्रीफिक्स से सीखे। इस चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट आपको सीख के जाना है मोल कॉन्सेप्ट। उसको बिल्कुल ऐसे अच्छे से उसके नोट्स बना के रख लेने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतने क्वेश्चंस आते हैं भर भर के हर जगह उसके। मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म्स जिस चैप्टर की जान है, जिससे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, तो वहाँ पहुँचने में भी काफ़ी समय है, 4-5 दिन बाद पहुँच पाएंगे वहाँ तक। ठीक है, तो 5 टाइप्स में देख लेते हैं, सबके नाम लिख लेते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है वाटर कंजर्वेशन, सुना। वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करके, सुरक्षित करके, ज़मीन के अंदर स्टोर करके। तो इसी प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कोई चीज़ को सुरक्षित हो रही होगी या कंजर्व हो रही होगी या स्टोरेज हो रही होगी, मीन्स ख़त्म नहीं हो रही होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसी को बोल सकते हैं आप मैटर। देखिए ध्यान रख सकते हैं तो रखिएगा, इस लॉ को दिया था लेवोसियर ने। सेकंड है, अरे तो बहुत सिंपल लॉ है सेकंड वाला, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट, डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन ब्रैकेट में आप और लिख सकते हैं रेशियो या प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जानते हो आप लोग, कोई वैल्यू फिक्स हो गई और जो फिक्स हो गई वो डेफिनेट हो गई। ठीक है, तो आप जब डेफिनेट लिख ले जाएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन और रेशियो। ठीक है, इस लॉ को दिया था, आप लोग जानते हैं पहले से, किसने डिस्कवर की थी ऑक्सीजन, जैसप प्राउस्ट ने, ना। तो इस लॉ को दिया था आपके प्राउस्ट ने।
नोट कर लीजिए। अब यहाँ से बढ़िया लॉ चालू होते हैं, शुरू के 2 लॉ तो ऐसे ही हैं। मस्ट लॉ तो थर्ड जो अच्छा लॉ है वो यहाँ से चालू होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या इसी को बोल सकते हो आप प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो। इस लॉ को भी बहुत जाने माने साइंटिस्ट ने दिया था, आप लोग जानते हैं, डाल्टन ने दिया था ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेशियो। फोर्थ लॉ, जिसको समझने के लिए हमें आपको डेफिनेशन 5-6 बार एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तब जाके लॉ समझ में आएगा। यही एक ऐसा लॉ है जिसकी डेफिनेशन पर याद हो जाएगी, बाकी तो सब ऐसे ही है, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या फिर वही फिर से आप लिख सकते हो रेशियो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और रेशियो, इस लॉ को दिया था रिचर ने। और फर्स्ट लॉ के साइंटिस्ट 5 नंबर का यह लॉ है, उसके साइंटिस्ट का नाम लॉ में ही आ जाता है। ठीक है, गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यही यहाँ पर एक लॉ है जो सब गैसों के लिए है, गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट कंपोजिशन, और रेशियो भी ले सकते हो, प्रोपोर्शन भी ले सकते हो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। डालिए फर्स्ट हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है 10th में? था, थोड़ा बहुत नहीं था, चलो यहीं मिलेगा। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। कंजर्वेशन ऑफ मास आंसर क्वेश्चन में ही है, मास क्या होने वाला है, कंजर्व। ए लॉ सिर्फ इतना कहता है कभी भी किसी चीज़ का मास नष्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे कि हमने कहा वाटर है, मान लीजिए सॉलिड फॉर्म में है, मतलब किस फॉर्म में, अपनी आइस की फॉर्म में। इसको हीट कर दोगे आप तो फिर से क्या बन जाएगा, नहीं मतलब हमें कह रहे वेपर बन जाएगा ना ये, सॉरी वाटर बन जाएगा ना ये, अपनी किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इसका मास नष्ट हुआ क्या, पहले भी ये H2O था, अभी भी क्या है, पहले भी इसके पास कितने ग्राम थे, 18 ग्राम, अभी भी कितने हैं, 18 ग्राम ही है। तो ये लॉ यही कहता है कि जो मास रहता है वो कंजर्व रहता है। और थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल इसी का बिल्कुल जस्ट वहाँ पर कॉपी पेस्ट है। एक कहता है मास नष्ट नहीं होता है, वो कहता है एनर्जी नष्ट नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। हमने यहाँ पर लाके हीटर लगा दिया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। गाड़ी में पेट्रोल डाला, केमिकल है, उससे गाड़ी चली तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सनलाइट से फूड बन रहे हैं, उस फूड से हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, और उस केमिकल एनर्जी से हम वर्क करते तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई, है ना। तो ये लॉ क्या बताता है आपका, एक नहीं, वो तो एनर्जी वाला बात हो गया, हम इसी पे आते हैं। ये कहता है किसी भी सब्सटेंस का मास नष्ट नहीं होता है, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इतना ज़रूर हो सकता है
कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाए, चेंज हो जाए आपका, है ना। ऐसे हमने बोला C+O2, यहाँ क्या बन गया CO2। अगर आप मास की काउंटिंग करोगे तो इस साइड और इस साइड क्या आ रहे हैं, सेम ही है। वो तो हमें एलिमेंट से पता चल गया, जितनी यहाँ पर है उतनी उस साइड है। लेकिन यहाँ कार्बन सॉलिड, यहाँ O2 गैस और यहाँ CO2 पूरी क्या गैस, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो गया है, ये चेंज। हालांकि ये लॉ 99.9% सही है, 0.1% आइंस्टीन ने बताया है कि आइंस्टीन E=mc², आइंस्टीन ने बताया है, इन्होंने कहा था कि मास आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन आइंस्टीन ने इसका सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है कि मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब जाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। मतलब मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा तो थोड़ा बहुत लॉस तो उसका होगा ही, तो ये लॉस सही है। लेकिन आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया है कि जब मास आपके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है तो वो मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और अगर मास एनर्जी में जा रहा तो कुछ ना कुछ मास का लॉस होगा, पर वो जो लॉस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। उन्होंने और अच्छे से समझाते हुए कहा कि मास एनर्जी में जाती है, एनर्जी मास में जाती है, लेकिन टोटल हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब हमें कह रहे हैं कि इसमें फर्स्ट कहा गया था कि एक मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, नष्ट नहीं होता। आइंस्टीन ने, हाँ ना, नहीं ना, आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं, मास एनर्जी में जाता है, एनर्जी मास में जाती है, लेकिन फिर भी ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब जितना मास एनर्जी में जा रही है उतनी एनर्जी किस में आ सकती है, मास में। तो टोटल तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब सिस्टम का जो टोटल देखोगे मास और एनर्जी, वो क्या आएगी आपकी, कांस्टेंट ही आएगी। चलिए अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए गिवन बाय, या तो आप बोल दीजिए लेवोइजियर या फिर लेवोसियर, आई को साइलेंट कर दीजिए। फर्स्ट हेडिंग डालिए लॉ ऑफ, पहले हेडिंग डाल लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। वही तो उसका क्या होता है, मास हैविंग स्पेस, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वही तो कहलाता है हमारा मैटर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर, ठीक है। लिखिए इसमें गिवन बाय लेवोइजियर, लेवोइजियर। अब इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, बनाइए हेडिंग डेफिनेशन बनाइए हेडिंग और लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। डेफिनेशन बनाइए, फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। During any physical or chemical change, during any physical or chemical change, the mass of system remains constant. According to this law, during any physical or chemical change, the mass of system remains कांस्टेंट। फुल स्टॉप लगाइए। हाउएवर, फिर कॉमा लगाइए, फिर लिखिए इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन
one form to another form. However, it can transform from one form to another form. हम इसकी 2-3 डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, आपको जो अच्छी लगे वो याद कर लीजिएगा. ये क्या कह रहा है, चाहे कोई रिएक्शन में फिजिकल चेंज आ रहा हो, फिजिकल चेंज सॉलिड लिक्विड में चल जाए, लिक्विड वेपर में चल जाए, या कोई केमिकल चेंज आए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना ले, CO2. कोई भी फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा, तो चेंज तो होगा लेकिन मास ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल हमने कहा वाटर आइस, H2O आइस, और हमने बोला H2O लिक्विड, मतलब किस फॉर्म में, अपने वाटर फॉर्म में. तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा ना, सॉलिड किस में चला गया, लिक्विड में. लेकिन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कितना 16. मास ऑफ सिस्टम क्या है, किस कांस्टेंट है. हाउएवर इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बात समझ में आ रही है. ड्यूरिंग एनी फिजिकल, जैसे हमने कहा है तो फिजिकल चेंज हुआ, लेकिन यहाँ देखिए हमने बोला C+O2 इक्वल टू CO2. फिजिकल चेंज का सबसे अच्छा तरीका है फाइंड करने का कि वहाँ फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है. और केमिकल का है कि केमिकल रिएक्शन में जो कुछ लोगे बाद में बनेगा कुछ और. जैसे हमने लिया क्या, C+O2 और ये बना CO2, मतलब यहाँ फिजिकल चेंज नहीं हुआ, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो चुकी है. हाँ, केमिकल रिएक्शन से फिजिकल चेंज हो गया वो बात अलग है. जैसे कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, और यहाँ CO2 क्या है, गैस. तो यहाँ भी मास कितना आ रहा है, चेक करो. कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32, 12 32 12 32 44, और वहीं यहाँ पे जेंट है तो उसका भी क्या होगा, 44 ही होने वाला है. आ रही बात समझ, हम क्या कह रहे हैं. तो ये मास क्या है, सिस्टम का कांस्टेंट है आपका. मास बोल दो, मैटर बोल दो, जो बोलना हो आपको. अच्छा, इसी को ऐसे बोल सकते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन. देखो वो बहुत लोकल लैंग्वेज डेफिनेशन है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखवाया, लेकिन चलो लिखवा देते हैं. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ऐसे भी लिख सकते हैं. और भी कई डेफिनेशन है वो भी लिखवाते हैं. पहले फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर, ठीक है. चलो अभी इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, सेकंड वन. आप 1-2 याद कर लीजिएगा जो आपको अच्छी लगे. और करके लिख लीजिए, और करके मास लिख लीजिए, मेटल लिख लीजिए, जो आपको लिखना हो. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. Mass can neither be created nor destroyed during any physical or chemical change. कॉमा लगाइए, फिर लिखिए इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. फ्रॉम वन फॉर्म टू another form. Mass can neither be created nor destroyed during any physical or chemical change. It can only transform from one form to another form. डेफिनेशन समझ में आ रही है. आपको 1-2 डेफिनेशन याद कर लेनी है जो आपको बेटर लगे, ठीक है. ऊपर वाली बहुत बढ़िया है, आप उसको याद कर लें. ये वाली तो पहले से सबको याद है. मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफॉर्म. इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सही वही बात है जो अभी समझाया था हमने कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं.
हम उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाते हैं। जैसे हमने कहा C+O2, तो एक क्या बना CO2, तो मास कहाँ नष्ट हुआ, पहले भी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन थे, अभी भी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ये कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस, और वो CO2 क्या बन चुकी है, गैस बन चुकी है। तो एक फॉर्म से कहाँ चला गया, दूसरे फॉर्म में। अब इसकी थर्ड एंड लास्ट डेफिनेशन बताते हैं। वो ये कहती है जो रेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंट। जो एरो के साइड लिखे होते हैं वो रेक्टिव स्पीसीज होती है, उनको बोलते हैं रेक्टेंट। और ए एरो शो करता है फ्लो ऑफ रिएक्शन। जैसे कि अगर आपने एरो ऐसा लगा दिया तो इसका मतलब है रिएक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और अगर आपने एरो ऐसे लगा दिया तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रही है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर स्पीड से होगी तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। उसके डिस्कस हम बाद में करेंगे। अच्छा, दूसरी लास्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलवेज रिमेन्स इक्वल। कोई भी फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज आए, जो रिएक्शन करने वाली स्पीसीज का मास, लिखिए द सम ऑफ mass of the reactants, the sum of mass of the reactants always अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑलवेज है, हालांकि हमने आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन बता के रखा। द सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स always equal to the sum of mass of products during any physical or chemical change, during any physical or chemical change, the sum of mass of the reactants always equal to the sum of mass of products during any physical or chemical change। क्या आप लोगों को साइंस के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है टॉपिक क्या चल रहा है? हर बार हमने वही बात कही है, लेकिन अलग अलग तरीके से कही है। एक बार कहा हमने पानी ले आओ, एक बार कहा हमने वाटर ले आओ, एक बार हमने कहा H2O ले आओ, एक बार कहा हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो मिलके जो लिक्विड बना वो ले आओ। हर बार हमने वाटर ही मंगाया है। हर बार हमने यही कहा है कि मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे वो कोई भी फिजिकल चेंज हो जाए और चाहे वहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज हो जाए। वैसे ये शब्दों को घुमा फिरा के तीन अलग तरीके से कहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए अब कुछ इसका थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर आपको खूब सारे एग्जाम्पल। चलो पहले एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या लिखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कि मास किस में जाता है, एनर्जी में, और एनर्जी किस में जाता है, मास में। लेकिन टोटल मास ऑफ एनर्जी का सम क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, है ना। क्लियर हो रही बात समझ में? चलिए तो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो पहले एक आध फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा H2 अपनी सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी सॉलिड फॉर्म क्या कहलाती है, आइस, ठीक है ना। अब रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए साइन लगा रहे हैं क्योंकि आइस लिक्विड अपने वाटर के फॉर्म में भी आ सकती है लिक्विड, और लिक्विड किस में भी आ सकता है, आइस के फॉर्म में भी, बाई चेंजिंग इन टेम्परेचर। और यहाँ हमने H2O लिखा लिक्विड की फॉर्म में, तो इसकी लिक्विड फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, वाटर, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज हो रहा है आपका, यहाँ पर सॉलिड से यहाँ पर ये जा रहा है, यहाँ इसको ये चेंज हम कैसे ला सकते हैं, बाई चेंज इन टेम्परेचर। अगर हीट देंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, और हीट और उल्टा अगर हम करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, डाउन करेंगे, तो ये वाटर कहाँ आ जाएगा, आइस में। अच्छा, आप लोगों को जिसको जितने मास याद हो ठीक है, नहीं है तो आज से हम जहाँ भी जरूरत पड़ेगी साइड में लिखते जाएंगे, याद करते जाएगा।
हाइड्रोजन का वन होता है एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर। हम कोई भी एलिमेंट के जो नीचे लिखेंगे वो लिखेंगे हमेशा एटॉमिक नंबर, चाहे लेफ्ट साइड लिख दो चाहे राइट साइड लिख दो, और ऊपर लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, मास नंबर, चाहे लेफ्ट साइड लिख दो चाहे राइट साइड, पर नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। तो यहाँ पर अगर हम सम देख लें तो कितना आ रहा है 18 ग्राम, और यहाँ भी सम कितना आ रहा है 18 ग्राम, लेकिन फिजिकल चेंज हो चुका है। ये H2O सॉलिड आइस से किस में पहुंच चुका है, H2O लिक्विड वाटर। तो मास लेकिन कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, हाउएवर इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए नोट करिए इस एग्जाम्पल को फर्स्ट। तो ये तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल था, अब थोड़ा एक आध केमिकल चेंज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन को कंबस्ट करेंगे, और दुनिया की कोई भी कंबस्टन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब उसको कंबस्ट करने वाली ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी आपकी। आप लोगों ने अगर नहीं है विश्वास तो जलती हुई दिए को ढाक देना, कुछ देर बाद वो अपने आप बुझ जाएगा। खूब तेज जला के उसको ढाक देना किसी बर्तन से, तो आप देखना धीरे धीरे करके वो बुझ जाएगा, क्योंकि वहाँ किसका सपोर्ट नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन का सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो C+O2 और एक क्या आ जाएगा, CO2। एक बार लकड़ी को जला दिया, राख बन गई, अब राख से लकड़ी बना लोगे क्या? तो ये कैसी रिएक्शन होगी, यूनि डायरेक्शनल। यहाँ हम देखें, अब यहाँ फिजिकल स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, हम सीधे रिएक्शन को बात कर लें। कार्बन का मास कितना, 12 ग्राम। देखो जिसके मास नहीं पता हम लिखते जाएंगे साइड में, इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास 12। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो पता ही अभी लिखा था हमने, ठीक है ना। इसका 12 ग्राम, ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। 32 ग्राम, टोटल कितना हो गया 44 ग्राम। यहाँ देखें तो कार्बन का कितना है 12 और 2 ऑक्सीजन का कितना है 32, टोटल कितना आ गया 44 ग्राम। तो यहाँ कौन सा चेंज हुआ था, फिजिकल, और यहाँ क्या हुआ था, केमिकल। फिजिकल और केमिकल चेंज में मास कैसा है, कांस्टेंट है, यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट कर लीजिए, जिसके मास नहीं है उसको लिखते जाओ, एक एक के याद करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर जस्ट दुगना। इसी प्रकार कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर जस्ट दुगना। सबका नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज पकड़ लो अब कि जहाँ भी होगा सबका मास नंबर दुगना कर देंगे, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 30, तो सबका दुगना नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि डबल के आसपास होता है, ये 100% है, ठीक है। अभी और लिखेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल। चलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिख लें इसका। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लॉ, डाली हेडिंग। सिंपल मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी डाल सकते हो, हमने इसलिए दिस लॉ डाल दिया कि आपको समझ में आए कि इसी लॉ के बारे में बता रहे हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लॉ। अभी तक आपने देखा होगा, हमने तीनों डेफिनेशन में मास 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 लिखा है, एनर्जी का कुछ भी ला ही नहीं। लेकिन अब आइंस्टीन आए हैं, ध्यान देखिए, आइंस्टीन इन प्लांक, अगर ये 2 साइंटिस्ट नहीं होते तो अभी फिजिक्स नहीं बनती। यही वो 2 साइंटिस्ट थे जिसकी वजह से फिजिक्स आ गए, आइंस्टीन, प्लांक, न्यूटन। ये 2-3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिसकी वजह से फिजिक्स का जन्म हुआ, नहीं तो फिर फिजिक्स जन्म ही नहीं होती, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आगे जाके उठा के लिए गए हैं आपके। बहुत ही हमें ये कह सकते हैं रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे। फिजिक्स वाले टीचरों से आप पूछोगे तो बताएंगे आपको। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लॉ, तो अभी ओल्ड कॉन्सेप्ट में चल रहे थे, तो मास मास चल रहा है, मास नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स,
can change one form to another form, physical form to another physical form, chemical form to another chemical form. मास मास इसके अलावा कुछ नहीं रहा। अब आइंस्टीन आएंगे और वो कहेंगे मास किस में जाता है, आपके एनर्जी में जाता है। मास किस में जाता है, आपके एनर्जी में। मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास। एग्जाम्पल, सनलाइट नहीं हो तो क्लोरोफिल के द्वारा, प्लांट के क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी तो फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो केमिकल एनर्जी किस में चली गई, मास में। जो सब्सटेंस बना वो मास। अब वही हमने खाया, तो अब हमने मास खाया और हमें भूख, जब ना खाओ खाना, देखो फिर आप लोगों को एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो तुम लोग खाते हो खूब भर भर के फुल्की चाट। अभी ना खाना, कोरोना आ सकता है फुल्की के अंदर, तो चाट के अंदर अभी ना खाना, कहीं बैठा होगा छोटा सा छुप के। तो देखो यहाँ पर मास किस में जा सकता है, एनर्जी में। एनर्जी किस में जा सकती है, मास। अच्छा, आप लोगों को छोटे छोटे डाउट होते हैं। कई लोग कहते हैं सर कभी मास कैपिटल एम से लिख दिया, कभी स्मॉल एम, अरे किसी से भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल एम से भी लिख सकते हो मास। दूसरा सर कहीं मास बोल दिया, कहीं वेट बोल दिया। मास और वेट में डिफरेंस होता है, हम पूरा लिखवा चुके हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आपको कभी नहीं समझना है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे मास बोल दो, चाहे वेट बोल दो, चाहे अमाउंट बोल दो, चाहे क्वांटिटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि डिफरेंस हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई, तो मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास। लेकिन टोटल जो सम आएगा मास एनर्जी का, उस सिस्टम में हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। हो सकता है कुछ मास एनर्जी में चला गया हो, कुछ एनर्जी मास में। अच्छा देखो, इसको ऐसे भी देख लें हम, E/m, और आगे क्या रखा हुआ है, c²। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर, पहुंच जाती है 1 सेकेंड में। बात समझ में आ रही है, 3 × या फिर देखो मीटर, मास में कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ भी स्मॉल, तो हम इसको यहाँ पर MET लिख देते हैं, 3 × 10⁸ मीटर। तो ये कैसी है, ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है। तो मास ऑफ एनर्जी का जो, अब यहाँ सम तो नहीं, किसी भी तरीके डिवाइड के तरीके से ले लो, लेकिन वैल्यू कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो मास किस में जा सकता है, सॉरी, मास किस में जा सकता है, एनर्जी में। एनर्जी किस में जा सकती है, मास में। अब इसके पहले जो कहा गया था वो ये कह रहे थे कि मास नष्ट नहीं होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर गलत साबित हो गया, क्योंकि अगर मास एनर्जी में जा रहा है तो कंज्यूम तो वही होगा ना, और एनर्जी मास में आ रही है तो वो भी कुछ कंज्यूम होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लॉ 100% जो होता है मास एनर्जी का, उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है। वो यही बार बार कह रहे थे मास नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कह दिया गया नहीं, मास एनर्जी में जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा हम आपकी बात को इस तरह सपोर्ट करते हैं कि टोटल जो होगा सम मास एनर्जी का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस, mass and energy, according to this, mass and energy are interconvertible with each other, according to this के बाद टेस्ट लगा के लिखिएगा, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल विथ ईच अदर, but the sum of SVM वाला sum, but the sum of mass and energy of the system, always remains constant, लिख लें, डेफिनेट लिख लें, जो आपको अच्छा लगे, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।
बट द सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब समझ में आया यहाँ पर चेंजिंग कहाँ पर आ गई, यहाँ पर चेंजिंग ये आ गई है कि वहाँ बोल रहे थे कि मास नॉट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और यहाँ पर थोड़ा सा ये आ गया हाँ मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में जा सकता है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं कि टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, कभी भी वो चेंज नहीं होगी। तो मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, कैन ट्रांसफॉर्म विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ विथ वन एनोदर, बट इनका सम हमेशा कैसा आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक डेफिनेट आएगा। नोट कर लो इसको। और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट याद कर लो, काम देगी। एक्चुअली में वैल्यू आपको हमेशा हर जगह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मिलेगी, लेकिन एक्चुअली में 3.998256 समथिंग करके होती है, तो उसको 3 लिख दिया जाता है, 10⁸ आता है, लेकिन आपको हमेशा यही मिलेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जी आपका आइंस्टीन इक्वेशन है। आइंस्टीन इक्वेशन, हाँ इसका कहीं डाउट? हाँ सी की वैल्यू, एक सी की है, सी स्क्वायर की नहीं, सी की सिर्फ, किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी की वैल्यू है। किसमें? इसमें ये यहाँ इसमें लाइट नहीं आया है, जो आइंस्टीन का इक्वेशन है उसके सपोर्ट से हम लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। ये लाइट तो आइंस्टीन के इक्वेशन में आई है, जब प्लांक कॉन्स्टेंट आइंस्टीन कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो वहाँ पर है जी, यहाँ नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन की सपोर्ट से इसको समझाया गया है आपका ना, ये यहाँ कहीं से नहीं आई। इस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, नहीं तो इसका स्क्वायर, ये सिर्फ सी की है वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट है, ध्यान रखिएगा। आइंस्टीन इक्वेशन या फिर आइंस्टीन का इक्वेशन। तो हमारे ख्याल से इतना आपके बढ़िया है, 2 नंबर में आएगा तो इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। एक साइंटिस्ट है लैंडोल्ट्स, उनने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो भी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, डालना हो तो, हालांकि यहाँ तक लिख दो बहुत है। लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट है आपका, लैंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लैंडोल्ट्स ने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मिक्सचर लिया लैंडोल्ट्स ने AgNO3 प्लस NaCl का, और इस कंटेनर को वेट कर लिया उनने, कितना है, मान लीजिए इसका वेट आया x ग्राम, दोनों के सम का वेट आया कितना हमारा x ग्राम, इसको वेट कर लिया, ठीक है, तुरंत वेट कर लिया उन्होंने, रिएक्शन नहीं हो, क्या है ना ये कंटेनर ऐसा नहीं रहता है जैसे हमने आपके साथ बनाया, ये सेपरेटेड होता है, इस साइड रहता है और फिर इस साइड ट्यूब रहती है आपकी, ऐसा ऐसा होता है ये कंटेनर। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपकी नॉच लगी रहती है, ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपल तो यहाँ AgNO3 और यहाँ NaCl डाल दिया उन्होंने, और फिर कंटेनर को वेट कर लिया, बाद में नॉच खोल दी और रिएक्शन को होने दिया, रिएक्शन हो रही है, देखिए रिएक्शन हो रही है आपकी, थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, तो देखिए रिएक्शन कैसी होगी, Ag रिएक्ट कर जाएगा Cl से, तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, A बन गया AgCl, Ag रिएक्ट कर गया Cl से तो AgCl, और Na रिएक्ट कर जाएगा NO3 से, तो A बन गया NaNO3। मतलब अब यहाँ जो कंटेनर है, यहाँ पर कंटेनर तो चेंज नहीं किया हमने, लेकिन रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट तो चेंज हो चुके हैं ना, कंपोजिशन तो चेंज हो चुका है ना, मास तो चेंज हो चुका है, तो ये AgCl NaNO3। अब आप ऐसे देख लो, अब हाँ AG
नहीं होते ना, यहाँ पर ये मेटल है, इस पे भी पॉजिटिव और Ag पे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल हो जाएंगी। यहाँ Ag पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये धीरे धीरे करके समझाएंगे सिद्धार्थ, है ना। अभी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, अगर देखना है तो फिर देख लो, अगर अच्छे से समझना है तो AgNO3 जब टूटता है तो ये देता है Ag प्लस NO3 माइनस, और जो NaCl है जब ये ब्रेक होता है तो देता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ऐसा हो जाता है। तो आप अगर चेक करो तो यहाँ रिएक्शन के पहले जो मास वेट किया गया था, कंटेनर तो वही है तो कांस्टेंट रहा है वो, यहाँ मास किसकी वजह से आया था, Ag की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, सोडियम की वजह से, Cl। क्या यही वहाँ पर है, यही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन फॉर्म तो चेंज हो चुके हैं ना। तो फिजिकल यहाँ पर एक केमिकल चेंज आ चुका है आपके, लेकिन दोनों तरफ अब उन्होंने पहले मेजर किया तो मास x ग्राम आया, और फिर इसको मेजर, अब ऐसे दिखते थोड़ी हैं फॉर्मूले वहाँ पर रिएक्शन में, उन्होंने तो एक रिएक्शन की, उन्होंने कहा देखो कुछ चेंज आता है क्या मास में, तो उन्होंने देखा यहाँ पर भी मास फिर कितना आया आपका x ग्राम। तो ये किसको सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। जल्दी से बना लो डायग्राम, इससे हमें आपको थोड़ा सा बताना था, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बिफोर द रिएक्शन और ये है आफ्टर द रिएक्शन। कांस्टेंट है, लिख लो इसको, जब तक थोड़ा फोन अटेंड कर लें हम। तो आप लोगों को लॉ आ जाए तो भी ना, जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम्पल पकड़ो, आप कोई भी रिएक्शन पकड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे, आप लोग करते चलें, ठीक है। चलिए, ये आपको लॉ हमने जितनी आपको ज़रूरत थी बता दी, वो नेक्स्ट लॉ में आते हैं फिर। चलिए, आज तो स्कूल जाना है ना आप लोगों को, तो छोड़ना पड़ेगा ना 15 मिनट पहले हमें। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लें या क्वेश्चन के फॉर्म में जो लिखना है लिख लें, और इन एग्जाम्पल को भी आप लॉ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जहाँ पे अभी आपको सीखना पड़ेगा कि ये नहीं कि सर जितना बता रहे हैं कि वहीं पर कांस्टेंट हो जाओ, नहीं, आप आगे पीछे का पकड़ के भी और अच्छा बना सकते हो अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है ना, CH4 है, ठीक है ना। अब हम एक रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, जो तो हम यहाँ से निकालते हैं वो वैल्यू तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी उतना ही दिया हो, कम ज़्यादा भी कैसे पता चलेगा। आप कहोगे हमें CH4 को देख के पता चल रहा, अरे CH4 को कैसे देखोगे भैया, यहाँ तो ये फॉर्मूले में दिख रहा, हमने इतना वाटर लिया, इतना लिया हमने एक ढक्कन में, अब क्या पता उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम हर बार 18 ग्राम दे रहे हैं आपको, वो तो कोई एक रैंडम वैल्यू भी हो सकती है। तो हम यहाँ कोई एक रैंडम वैल्यू दें, मतलब रैंडम नहीं होगी, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही होगी आपकी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है ना। तो ये CH4 है, इस ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जो सब किससे मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन कार्बन, और ये बहुत ही ज़्यादा कम्बस्टेबल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है आपका, केरोसिन भी हाइड्रोकार्बन है, डीजल भी हाइड्रोकार्बन है आपका, LPG भी हाइड्रोकार्बन है, नेचुरल गैस इसी को कहते हैं, मीथेन को, मार्स गैस इसी को कहते हैं,
हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। एसिटाइलिन बहुत ही ज़्यादा आपकी कंबस्टिबल गैस है ना। CH4 प्लस O2, और जब भी आप हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करोगे, जलाओगे, 100% है हमेशा वो यही बनाएंगे, CO2। कुछ रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, हमेशा कभी भी आपको आजकल कभी भी हाइड्रोकार्बन दिख जाए, उसका कंबस्टन हो रहा है तो रिजल्ट में CO2 H2 बनेंगे। बैलेंस कर ले, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने 4, यहाँ कितने बैलेंस किया 4, तो इससे ऑक्सीजन इनबैलेंस हो गई। यहाँ ऑक्सीजन कितनी 2, यहाँ ऑक्सीजन कितनी 4, तो यहाँ क्या लगा दे 2। हमने कहा कि इसमें हमने इसको लिया 24 ग्राम, तो जो आपका प्रोडक्ट बना वो था आपका 30 ग्राम प्लस 25 ग्राम। इसका मास बताना है, जल्दी सॉल्व करिए। बताना नहीं अभी पेन, आप तुम दिमाग में कैलकुलेट करके बता देते हो, लिख लो आराम से फिर बताना, दूसरे का भी हमें पूछना है ना। जल्दी से इसका आंसर बताओ। आ गया फिर ना, मैथ का भी आ गया होगा। ये तो वही हो गया ना कि 4 में से 3 वैल्यू पता है तो चौथी हम निकाल सकते हैं। हमने कहा राम श्याम मोहन और एक कोई समझ लो सोहन, तो यहाँ 10 थे, वहाँ 30 थे, तो इसके बीच वाले के कितने होंगे बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लगा देंगे। यहाँ 30 प्लस 25 55 ग्राम, 55 ग्राम आ रहा है, तो पक्का यहाँ भी कितना रहा होगा 55 ग्राम। अब 24 में कितना ऐड करेंगे 55 ग्राम आ जाए, कितना ऐड करें 31, तो यहाँ ऑक्सीजन का जो अमाउंट था वो 31 ग्राम था। नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। लिख गया ये? अच्छा, ये हमने एक रिएक्शन लिखी, 1 मॉलिक्यूल या मोल अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, बाद में समझ में आएंगे, तो मोल को अभी छोड़ो, जब समझाएंगे तब देखना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वैन हीटेड, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, 1000 से ऊपर डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो ये दे देगा। अभी ये 1 लगाओ नहीं लगाओ ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, तो ये देगा क्विकलाइन, जिसको आप बोलते हैं बिना बुझा चूना, प्लस देगा कार्बन, ये है चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, और ये होता है जो बुझा, जो आप मार्केट से लाते हो ना चूना पोतने के लिए, वो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये है, तो ये इसका आप मास निकाल लो, ये 100 ग्राम आने वाला है। देख लें हम, कैल्शियम का कितना 40, कार्बन का 6 12, ऑक्सीजन का 8 16, कितना कैल्शियम है 140, कितना कार्बन है 8 12, ऑक्सीजन कितना है 3 18, कितना आ गया 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम है ये, तो इसको देखें कितना आया 40 एंड 12 52 ग्राम, तो ये हो गया हमारा 52 ग्राम। और ये कितना है आपका, कहीं हमने रॉन्ग कर दिया, 12 थोड़ी होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो ये कितना होगा 56 ग्राम। और ये आपका कितना है 44 ग्राम, निकाल पा रहे हो ना। कैल्शियम का कितना 40 और इसका कितना 16 56, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का एक का 16 तो 2 का 32, तो ये 40। तो ये मास तो आगे क्वेश्चन कहाँ बनाया सर आपने तो सबको क्वेश्चन अब बना रहे हैं, ठीक है ना, इसको लिख लेना है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, इफ 50 ग्राम of calcium carbonate is
heated, then what amount mass weight जो लिखना हो आपको, then what amount of CaO and CO2 will form। नोट कर लिए क्वेश्चन, हो आंसर बताना नहीं, हम सब चेक करेंगे। हालांकि बहुत से सारे लोगों को आंसर पता ही चल गया होगा। If 50 grams of calcium carbonate is heated, then what amount of CaO or CO2 will form? मास से लिखते जाना अपनी कॉपी में, याद करते जाना जिसके। अब आज से आपको ये बात ध्यान रखनी है, मास जहाँ जिसके मिले याद करते जाओ, आपके लिए हेल्प करेंगे आगे। 40, 12, 16, 40 नहीं दिख रहा पर ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 20, 40 ध्यान रखना, हम पहले बता चुके हैं, नीचे कहीं पर भी होगा एटॉमिक नंबर, ऊपर कहीं भी होगा मास नंबर। 6 पर और ये 8। तो सिद्धार्थ आ गया आंसर। ऐसे ही है सिद्धार्थ, जैसे कि 100 रुपये थे तो उन्हें दोनों को 50-50 बांटे, और 50 हो गए तो कितने बांटोगे? 25-25 ना बांटोगे? तो वही तो क्वेश्चन है, जब 100 थे तो 50-50 बांटे, या कुछ और बांटे।